सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW चैनल ऑफ IIT JAM एंड CSIR नेट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, CSIR नेट का फॉर्म रिलीज हो चुका है। CSIR नेट ने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है, जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आप सभी लोग। एडिशनली एग्जाम की डेट पता चल गई है, तो प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से आप कर रहे होंगे। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आज के सेशन में मैं प्रिपरेशन के बारे में नहीं, फॉर्म फिल करते हुए किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स किए हैं CSIR नेट ने इस बार, उन अपडेट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो देखो, कुछ तो माइनर चेंजेस है और कुछ थोड़े से मेजर चेंजेस हैं। एंड मोर और लेस अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो सारे पॉजिटिव चेंजेस ही हैं जो CSIR नेट ने इस बार किए। ठीक है, तो उन चेंजेस के बारे में बात करने के लिए भाई एक बार बुलेटिन देख लेते हैं जो आपने NTA ने ऑफिशियल बुलेटिन नोटिस जारी किया है, जिसमें सारी की सारी डिटेल मेंशन है कि भाई कब एग्जाम होने वाला है, कैसा एग्जाम होने वाला है, कौन कौन लोग दे सकते हैं, कितनी एज तक आप एग्जाम दे सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ मैं मेजर पॉइंटर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि भाई क्या क्या अपडेट्स हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बेस्ड रहेगी चेंजेस पे अपडेट करने के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसे कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है। बट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन हेयर कि भाई क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं जो CSIR नेट ने इस बार अपने एग्जाम पैटर्न में किए हैं, या फिर इन जनरल पॉलिसी क्या क्या चेंजेस हुई हैं। तो उसके बारे में बात करने के लिए एक बार आप बुलेटिन ही देख लेते हैं कि भाई क्या है हमारे पास। ये है CSIR UGC नेट का जून 2024 एग्जाम के लिए डिटेल्स कि भाई क्या क्या चीज़ें इस केस में होने वाली हैं। ये सब डिटेल्स देखनी है हमें। देखो, तो बुलेटिन में बात करें तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना। मैं शुरू करूंगी सीधा, आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। बिफोर फिलिंग द फॉर्म आई वुड रिकमेंड कि आप गो थ्रू जरूर कर लीजिए, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छूटे जो आपको एग्जाम में फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखनी है, तो उन चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो ठीक है, शुरू करें भाई। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे खोलते ही नज़र आती है वो नज़र आती है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गई है NTA वेबसाइट पर। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन रहने वाला है 1 मई से 21 मई तक, यानी कि आपके पास मोटे मोटे 21 दिन है फॉर्म फिल करने के लिए। तो बिना हड़बड़ी करते हुए कि आज ही फॉर्म फिल करना है, पहले सब चीज़ों को गो थ्रू करिए, सब चीज़ें एक जगह कलेक्ट करिए और फिर फॉर्म फिल करिए, आई वुड सजेस्ट। ठीक है, और उसके बाद आपकी लास्ट डेट जो है फीस सबमिट करने की वो ये है भाई। ठीक है, 22 एंड 23 भी आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद छोटा सा माइनर चेंज, जो पहला माइनर चेंज मैं नोटिस कर रही हूँ वो है फीस स्ट्रक्चर में। हल्का सा फीस स्ट्रक्चर में बात करें तो इन तीनों ही कैटेगरीज के लिए, अगर बात करो जनरल के लिए, OBC के लिए, SC ST सबके लिए भाई फीस आई गेस पिछली बार 1100, 550 एंड 275 हुआ करती थी। सभी कैटेगरीज में जस्ट 50 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो तीनों ही कैटेगरी में इक्वल इंक्रीमेंटल है। यहाँ पर सारी की सारी ही अगर आप नोटिस करोगे तो हल्का सा इंक्रीमेंट हुआ है फीस में। ठीक है, अब फीस की बात तो ठीक है, फीस भर देंगे, आप फॉर्म भी फिल करेंगे। आपका जो एग्जाम होने वाला है, करेक्शंस अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो इम्पॉर्टेंटली प्लीज इसे जरूर ध्यान से देखें कि अगर आप कुछ भी गलती कर देते हैं तो आप इन डेट्स में करेक्शन भी कर सकते हैं। कुछ भी एग्जाम फिल करते हुए कोई ऐसी चीज जो आप गलती से फिल कर दें या गलत फिल कर दें तो आप इसे रिएक्टिफाई कर सकते हैं। देन एक जो सबसे बड़ा मिथ था इस बार कि भाई आपका, सिंस UGC ने अपना डिक्लेयर किया था कि UGC का इस बार OMR शीट के थ्रू होने वाला है पेपर उनका, तो ये एक डिसाइडेड चीज थी या एक गेस्ट चीज थी कि भाई इस बार शायद पेपर ना ऑफलाइन मोड में होने वाला है। बट नहीं, इस बार भी आपका जो पेपर होने वाला है क्लियरली मेंशन है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो इस बार नहीं भाई, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है अगली बार शायद हो, बट इस बार तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो सबसे बड़ा मिथ तो यहाँ पर ब्रेक होता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी जो रहने वाली है 25, 26 एंड 27 जून, 27 जून, इनमें से कोई भी आपकी डेट हो सकती है एग्जाम की। ठीक है, आप बाकी की सब डिटेल्स लेटर ऑन देख सकते हैं वेबसाइट पे। अगला चेंज नोटिस करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है भाई जो मैं आपका ध्यान वहां देना बहुत जरूरी है। यूजुअली आपके पास 2 ही कैटेगरी होती थी
यूजुअली आपके पास दो ही चीजें होती थी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे। एक होता था JRF, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई करते हैं और साथ ही साथ PhD में एडमिशन के लिए भी क्वालिफाई करते हैं, राइट। दूसरी कैटेगरी होती थी नेट, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल डेफिनेटली हो जाते हैं, बट आपको फंडिंग नहीं मिलती, आपको फंडिंग नहीं मिलती है। यहाँ पर एक तीसरी कैटेगरी और इंट्रोड्यूस हो गई है, और तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर तीनों कैटेगरी की ही इंफॉर्मेशन दी गई है। पहली कैटेगरी है आपकी सिर्फ JRF के लिए, दूसरी कैटेगरी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसको हम जनरली नेट की तरह से भी कंसीडर करते थे, पहले भी कहते थे नेट की तरह कंसीडर करते थे। लेकिन ऐसा नोटिस किया गया कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अच्छे रिसर्च को टारगेट करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए एक और एडिशनल कैटेगरी डिसाइड की गई है। जो PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग PhD में एडमिशन के लिए कैटेगरी नंबर 3 है, जिनको PhD में एडमिशन लेना है। तो रिजल्ट बेसिकली आपका 3 फॉर्मेट में आने वाला है ना। चेंजेस होंगे कहाँ पर? रिजल्ट में। एक रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा आपका JRF की कैटेगरी में, दूसरा आपका रिफ्लेक्ट होगा जिसको हम पहले नेट कहते थे कैटेगरी नंबर 2, है ना। तीसरी कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो भी हुई है एडमिशन टू PhD, कि आपको एडमिशन करना है PhD में, लीजिए डेफिनेटली, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर केस में ना तो फंडिंग मिलने वाली है, नो फंडिंग, ठीक है, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है, ये भी नहीं है। बट यस, आप डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज में PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, एडमिशन ले सकते हैं आप PhD में, ठीक है भाई। तो PhD में आप एडमिशन डेफिनेटली ले सकते हैं। अच्छा, अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात करें, थोड़े टाइम पहले इस बात पर डिस्कशन हो भी रहा था कि सारी यूनिवर्सिटी जो अपना अपना एक एंट्रेंस टेस्ट लेती है जिसके बेसिस पे PhD एडमिशन कराते हैं, अब वो शायद नहीं होने वाला है, और उसकी बेसिस पे ही सिर्फ आप कैटेगरी 3 ही इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज होने वाले हैं, बट सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन जान लेना इज नॉट सफिशिएंट, इससे आगे की इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा अच्छी है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात जो नोटिस करने वाली है भाई, वो है आपके पास कि पहली बात, जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका डेफिनेटली PhD प्रोग्राम में एडमिशन होगा, जैसे कि पहले भी होता था। उनको एक फंडिंग मिलने वाली है, जैसे प्रोसीजर पहले रहता था, उसमें कोई भी चेंज नहीं है प्रोसीजर में, वो एज यूजुअल रहने वाला है। अगले चेंज की बात करें तो जो लोग आपका UGC नेट CSIR UGC नेट क्वालिफाई करते हैं अंडर कैटेगरी 2 and 3, मतलब उनको फंडिंग नहीं मिलने वाली, कैन बी यूज्ड एज एन, इसको आप एज एन एंट्रेंस टेस्ट ही कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सोचो कि भाई हमारा एंट्रेंस टेस्ट हो गया है, और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कराती थी वो अब नहीं कराएंगी, इसे आप एक एंट्रेंस टेस्ट की तरह कंसीडर कर सकते हो। और एंट्रेंस टेस्ट का अगला स्टेप होता है इंटरव्यू, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा? इंटरव्यू देना होगा। तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लोग जो क्वालिफाई करेंगे वो क्या करेंगे भाई? इंटरव्यू को फेस करेंगे, और उनकी वेटेज, आप इस बार जो मेजर चेंज है आपके स्कोर कार्ड या फिर मैं बोलूं रिजल्ट कार्ड में, इस बार स्कोर भी मेंशन होगा, और उस स्कोर को जो वेटेज दी जाएगी वो 70% वेटेज दी जाएगी भाई, और 30% वेटेज दी जाएगी इंटरव्यू को कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। 30% वेटेज रहने वाली है उस पर्टिकुलर चीज की, और कंबाइंड दोनों का एनालिसिस करते हुए आपका PhD में एडमिशन होने वाला है। तो वो सभी लोग जो PhD करना चाहते थे उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा नेट नहीं हुआ, हमारा JRF नहीं हुआ, तो क्या हम PhD नहीं कर सकते। अब एक तीसरी कैटेगरी भी आ गई है भाई, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली करिए PhD, ठीक है। तो इस अगले इंफॉर्मेशन की बात करें, अगर PhD में एडमिशन की बात कर ही रहे हैं तो जो मार्क्स है उसकी वैलिडिटी जान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये जान लेना कि ये चीजें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, उसके साथ साथ उसकी वैलिडिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो वैलिडिटी की बात करें तो कैटेगरी 3 या 2 या 3 दोनों की बात करें, जो एंट्रेंस टेस्ट के इक्विवेलेंट कंसीडर की गई है उसकी बात करें, तो ये सिर्फ पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए ही वैलिड है। आपका स्कोर, जो स्कोर आने वाला है, दैट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली, ठीक है भाई। अच्छा, आपके पास ऑब्वियसली नेट का रिजल्ट जो है, नेट के रिजल्ट में इस बार परसेंटाइल आने वाली है, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, परसेंटाइल भी आएगी,
अलॉन्ग विद मार्क्स, जो कि कंसीडर होने वाली है पीएचडी में एडमिशन के लिए, ठीक है। और भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाइड जेआरएफ नेट, आप डिसाइडेड नहीं है, फिक्स नहीं है कि इतने लोगों को जेआरएफ मिलने वाला है, इतने लोगों को नेट मिलने वाला है, या इतने लोगों को कैटेगरी थर्ड में रखा जाने वाला है। ये सब रिजल्ट कमेटी पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सीट्स जितनी अवेलेबल है उसी हिसाब से आपकी अपडेट्स आती हैं, उसी हिसाब से आपकी सारी चीजें होती है, ठीक है भाई। अच्छा चलो, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, दूसरा चेंज हमने नोटिस किया है यहाँ पर। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है भाई आपके पास एज लिमिट, कि जेआरएफ के लिए इस बार एज लिमिट इंक्रीज हो गई है। अच्छा, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। देखो, पहले क्या कहते थे आप लोग, पहले कहते थे कि मास्टर्स हो भाई, पहले कहते थे मास्टर्स हो तो आप नेट को दे सकते हैं। मास्टर्स में कितने, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए थे फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आपको नेट देना है या जेआरएफ देना है या पीएचडी में एडमिशन लेना है। फॉर ऑल थ्री अभी भी 55% मार्क्स चाहिए आपको किसी भी टेस्ट को देने, इस टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। कैटेगरीज के लिए ये 5% और डिडक्ट हो गई है, तो अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके केस में ये थोड़ी सी और रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं एडमिशन के टाइम पे भाई उनकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, तभी आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे डेफिनेटली। और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर यस, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है ये भाई, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जो इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं यूजुअली, या बीटेक कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, 4 ईयर प्रोग्राम जो करते हैं, यानी कि 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम करते हैं, वो भी अब नेट का पेपर दे सकते हैं, वो भी अब एलिजिबल है इस पर्टिकुलर टेस्ट को देने के लिए। और इस पर्टिकुलर टेस्ट को देने के लिए भाई मिनिमम उनके कितने मार्क्स आने चाहिए, 75% मार्क्स आने चाहिए उन लोगों के। अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं कोई, या बीटेक कर रहे हैं, या कुछ भी 8 सेमेस्टर कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको मिनिमम 75% ऑफ मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू गिव दिस टेस्ट, है ना। एलिजिबल होने के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो 75% होने चाहिए। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो अगर दिखाऊं तो वो होगी भाई आपकी, यहाँ पर बहुत स्पेशल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये देखो, कहता है कि अब जेआरएफ की लिमिट पहले होती थी एज लिमिट 28 ईयर्स, एज लिमिट होती थी पहले होती थी भाई 28 ईयर्स। नाउ दिस हैज बीन एक्सटेंडेड, और ये हो गई है, इंक्रीज हो गई है कि भाई 30 ईयर्स तक आप पेपर दे सकते हैं, 30 ईयर्स तक आप जेआरएफ अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली नेट के लिए या कैटेगरी 2 और 3 के लिए आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है, बट इन ऑर्डर टू अवेल अ फेलोशिप, कि आप चाहते हैं फंडिंग लेना, तो फंडिंग लेने के लिए भाई आप मैक्सिमम 30 साल के होने चाहिए अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जेआरएफ की फंडिंग लेनी है तो। अच्छा, ऑब्वियसली इसमें रिलैक्सेशन भी है, अप टू 5 ईयर्स आप देख सकते हैं फॉर ओबीसी के लिए, SC ST सबके लिए, एंड वुमेन एप्लीकेंट्स ऑल्सो। तो आप ऑलरेडी अगर पहले 28 था और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन था, तो अब 30 और 35 इयर्स तक आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं जो आपने नोटिस किए होंगे CSIR नेट जून 2024 एग्जाम को लेके। अगर मोटा मोटा बात कर दें, देखो अगर मैं लिख भी दूं आपके पास, तो मेजर चेंजेस जो हैं आपके पास वो क्या क्या हुए भाई। मेजर चेंजेस अगर बात कर ले तो वो क्या क्या हुए आपके पास, उन चेंजेस के बारे में हल्का सा बात कर लेते हैं। चेंजेस क्या हुए आपके पास, देखो पहला इंपॉर्टेंट चेंज जिसके बारे में मैंने बात की है वो है आपके पास फी स्ट्रक्चर, वो माइनर चेंज है। फी चेंजेस ये है माइनर चेंज आपका, ठीक है। दूसरा मेजर चेंज जो है आपके पास, जिसको मैं मेजर चेंज की कैटेगरी में डालूंगी, वो है आपके पास भाई 3 कैटेगरी का इंट्रोड्यूस हो जाना। पहले सिर्फ नेट और जेआरएफ होता था, नाउ इट्स 3rd कैटेगरी ऑल्सो, जहां पर आपको पीएचडी में एडमिशन लेने का एक और चांस मिल सकता है
है ना, एक और चांस मिल सकता है। भले ही आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया हो नहीं किया हो, भले ही आपका नेट हुआ हो नहीं हुआ हो, भले ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, बट ऐसा हो सकता है कि आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो एक टेस्ट लेती थी पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले, वो टेस्ट अब नहीं होगा, और उस टेस्ट की भी जगह पे आपको कैटेगरी 2 या 3 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप समझिए आपने टेस्ट ऑलरेडी दे दिया। चलो, ये है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर चेंज मेरे हिसाब से। इसके बाद अगर बात करूं, अगला चेंज जो नोटिस हुआ भाई, वो भी मेजर चेंज ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि अगर आपके पास 4 ईयर कोर्स कर रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास क्या होने वाला है, अगर कोई आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, मतलब 4 ईयर कोर्स कर रहे हैं या 8 सेमेस्टर कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए भाई भी आप एलिजिबल हो जाते हो ये पर्टिकुलर टेस्ट देने के लिए, बट आपको 75% मिनिमम मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट अपडेट अगर बात करें वो है भाई एज लिमिट, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। पहले ये होती थी 28 ईयर्स, इंक्रीज्ड फ्रॉम 28 टू 30 ईयर्स, और ये किसके लिए हुआ है भाई, जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। स्पेशल कैटेगरी जो है या विमेन एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए तो ऑलरेडी 5 ईयर्स का और एक्सटेंशन है, तो आप जेआरएफ तब तक अवेल कर सकते हो। और ये एज लिमिट किसके लिए है, जेआरएफ के लिए, रिमेंबर जेआरएफ के लिए। फॉर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 आपके पास कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, वो एज इट इज है। अच्छा, और मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी जो हुई है, 3 कैटेगरीज में आपकी तीसरी कैटेगरी भी आई है ना। यहां देखो, इसी का थोड़ा सा और डिटेल बात करें तो सेकंड कैटेगरी में है आप कैटेगरीज, अगर बात करो सेकंड में क्वालिफाई करें या थर्ड में क्वालिफाई करें, वो किसके इक्विवेलेंट होने वाले हैं भाई, आपका यूनिवर्सिटी जो पीएचडी के लिए एडमिशन टेस्ट लेती थी, एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, वो एंट्रेंस टेस्ट की तरह से ही कंसीडर होगा। और इसमें आपके पास जो फाइनल आता है, आपके पास रिजल्ट कार्ड आता है या फिर आपके पास जो एलिजिबिलिटी कार्ड आता है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है या नेट क्वालिफाई हुआ है, लास्ट में जो एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसमें इस बार आपका स्कोर कार्ड भी होने वाला, स्कोर विद परसेंटाइल। स्कोर विद परसेंटाइल होने वाला है। तो इसको वेटेज कितनी मिलने वाली है, इसकी वेटेज रहने वाली है भाई 70%, है ना, प्लस 30% वेटेज अभी भी इंटरव्यू को दी गई है। तो ये दोनों चीजें मिलकर ही डिसाइड करने वाली हैं भाई कि आपका पीएचडी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपका रैंक क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, तो उस बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे अपडेट्स हैं फॉर ऑल द एक्सपीरियंस जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो ड्रीम करते हैं पीएचडी करना, जो ड्रीम करते हैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना, जो जीते हैं हर मिनट इस पर्टिकुलर चीज के लिए कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए, अपने लिए कुछ कर पाए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने आसपास की चीजों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर पाए बेहतर, तो उन सभी के लिए बहुत गोल्डन चांस है। तो जाइए अवेल करिए भाई, डेफिनेटली आपको इससे अच्छे चेंजेस मुझे नहीं लगता मिल सकते हैं। तो इन सबको परस्यू करिए, एनालाइज करिए, और इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।